we bring you a talk on environmental jurisprudence. This talk was part of a webinar conducted by the Department of Justice. हम ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात करते हैं तो इंडिया में कोई भी ज्यूरिस्प्रूडेंस हो, वेदर इन्वायरमेंटल और अदरवाइज, द स्टार्टिंग पॉइंट इज ऑलवेज द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन किसी सब्जेक्ट के बारे में क्या बोलता है, पहले हम ये देखते हैं, एंड देन वी लुक एट द लॉज विच आर क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ द पावर्स गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। बट एक पेक्यूलियर बात है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कि इसमें बहुत एक स्कूल ऑफ थॉट है जिनका मानना है कि इन्वायरमेंटल कॉन्स्टिट्यूशन इन्वायरमेंटली ब्लाइंड था इन द वेरी बिगिनिंग व्हेन इन 1950s इट वाज अडॉप्टेड, बिकॉज द टर्म एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, इकोलॉजिकल कंजर्वेशन, ये सारे टर्म्स नहीं थे उसमें। बट अदर स्कूल ऑफ थॉट ऑन द अदर हैंड, व्हिच आई आल्सो अग्री विद, सेज दैट साइलेंस ऑन द वर्ड एनवायरमेंट डज नॉट मीन कि कोई इंटेंट नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन का एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का। लेटर ऑन वील सी कैसे आर्टिकल 21, जो कि हमेशा से कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट रहा है, उसको ही यूज करके हमारी ह्यूमन राइट्स एंड राइट टू डिग्निटी अंडर आर्टिकल 21 को यूज करके इन्वायरमेंटल राइट्स आगे इवॉल्व हुए हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि लाइक आई मेंशन्ड इन द वेरी बिगिनिंग, उसमें मेंशन नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन में शुरुआत में, तो वो धीरे धीरे डेवलप हुआ थ्रू अमेंडमेंट्स। बट उसमें सुप्रीम कोर्ट का पर्टिकुलरली काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो स्टार्टिंग विथ वन ऑफ द केसेस, तो इट इज समथिंग विच पीपल से इन एनवायरमेंटल लॉ सर्कल्स कि इफ वी टॉक अबाउट द जर्नी ऑफ एनवायरमेंट लॉ, वो किसी रिवर से या ट्री से नहीं शुरू हो रहा है, फॉरेस्ट से नहीं शुरू हो रहा है, वो एक ड्रेन से शुरू हो रहा है। बिकॉज दिस वाज द केस ऑफ म्युनिसिपल काउंसिल रतलाम वर्सेस वर्तीचंद का केस, जिसमें देयर वाज एन ओपन सीवेज सिचुएशन, सैनिटरी इश्यूज थे एक छोटे से टाउन में मध्य प्रदेश के। वहां पे सिटीजन्स वेंट टू कोर्ट एंड दे आस्क्ड द मैजिस्ट्रेट टू इंटरवीन, बिकॉज स्टैट्यूटरी मैनर में सीआरपीसी जो पहले हुआ करता था, विच इज नाउ बीएनएसएस, उसमें प्रोविजन थे कि पब्लिक न्यूसेंस के फॉर्म में कैसे उसको रिमूव किया जाए। बट वहां पे म्युनिसिपैलिटी का और अथॉरिटीज का ये डिफेंस था कि हमारे पास इनफ पैसे नहीं है, वी डू नॉट हैव इनफ फंड्स टू फिक्स दिस प्रॉब्लम। और दूसरी चीज उन्होंने ये बोली कि द सिटीजन्स हैव चोजन टू स्टे इन अ पोल्यूटेड एरिया, सो इट इज देयर चॉइस, नाउ दे हैव टू डील विद इट, सॉर्ट ऑफ इस तरह का अप्रोच था। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इस पूरी जर्नी में है कुछ अगर, तो वो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का। इट वाज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ रेवोल्यूशन when the Supreme Court started taking up petitions by persons who were not directly affected. तो मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लीगल कॉन्सेप्ट, विच इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लोकस स्टैंडी। उसमें ये बोला जाता है कि जो इंसान अफेक्टेड है वो ही कोर्ट में जा सकता है। बट बाय मीन्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वो कॉन्सेप्ट को थोड़ा रिलैक्स कर दिया गया। तो इवन इफ एनी पर्सन हु इज रिप्रेजेंटिंग अ कम्युनिटी और अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर अफेक्टेड, इवन व्हेन दे डू नॉट हैव अ डायरेक्ट स्टेक इन द आउटकम, इवन दे कैन गो टू कोर्ट। तो पहला एस्पेक्ट तो ये था। दूसरा, कोर्ट ने ये करा कि लेटर्स और टेलीग्राम्स के फॉर्म में भी जो लेटर लिखा जाता था, बहुत सारे ओपन लेटर्स आते हैं न्यूज़पेपर में, आपने देखा होगा कि ओपन लेटर टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वैसे लेटर्स कभी कभी जाते थे जिसमें एक स्पेसिफिक लीगल प्रॉब्लम, स्पेशली इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स बताई हुई होती थी। कोर्ट ने उसको रिट पिटिशन के फॉर्म में खुद ही कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। अब जो दो मेन आर्टिकल की बात होती है राइट्स चैप्टर में, वन इज आर्टिकल 19 एंड वन इज आर्टिकल 21। आर्टिकल 19 बहुत मैं शॉर्ट में बताऊंगी क्योंकि इट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बट उसमें कोर्ट ने रीड किया हुआ है राइट टू नो। तो इसमें राइट टू नो कोर्ट ने कैसे इंप्लीमेंट किया कि उसमें कोर्ट ने अथॉरिटीज को कंपेल किया कि आप जो सैनिटेशन प्लान्स है अपने या बिल्डिंग बनाने की जो परमिशन स्लिप्स हैं वो सारे कुछ प्रोड्यूस करना, एंड द सिटीजंस हैव अ राइट टू नो अबाउट ऑल ऑफ दीज प्लान्स। तो उस तरह से कोर्ट ने इसको इंप्लीमेंट किया। एंड आर्टिकल 21 में आई विल बी अ लिटिल ब्रीफ। आर्टिकल 21 में देयर वर फ्यू केसेस, जैसे स्टार्टिंग में कोर्ट ने आर्टिकल 21 का नाम नहीं लिया लेकिन बात की कि देयर इज अ राइट टू लिव इन एन हेल्दी एनवायरनमेंट। वो दून वैली का केस था, स्पेसिफिकली स्पीकिंग, रूरल एंटाइटलमेंट केंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इस केस में मसूरी में माइनिंग हो रही थी, तो उसको रोक करके कोर्ट ने बोला कि देयर इज अ राइट टू लिव इन अ हेल्दी एनवायरनमेंट, बट उसमें आर्टिकल 21 मेंशन नहीं किया। बट इवेंचुअली आगे चल के 2-3 केसेस के बाद, इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ बिहार का एक केस था जिसमें कोर्ट ने बोला कि राइट टू लिव in a healthy environment, wholesome environment with free clean air and clean water is the right under article 21. So now what happens कि अगर कोई राइट आपका फंडामेंटल राइट बन जाता है तो एट द सेम टाइम यू गेट रेमेडी अंडर आर्टिकल 32। तो उसमें आप सीधा सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। अगर कोई चीज आपकी फंडामेंटल राइट है तो बारिंग ऑल कोर्ट्स यू कैन डायरेक्टली गो टू द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट। And you must have heard the name of MC Mehta. He was a big time environmentalist and litigator.
तो इनके नाम पे बहुत सारे केसेस हैं, जो लॉ स्कूल में जाते हैं वो तो काफी ज्यादा इनका नाम सुनते हैं, जनरली भी इन्वायरमेंट सर्कल्स में ही इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर्स. तो वंस यू गेट अ राइट, what MC Mehta did is he filed petitions in court using Article 32, जिससे उनको actual remedy मिले, क्योंकि जब एक where there is a right there is a remedy. So now the court has established a right under Article 21, so there is a remedy as well involved. So for example, I have given the example of two cases, Ganga pollution case and the oleum gas leak case. So just to take one example, in the MC Mehta versus Union of India case, MC Mehta went to court and it said that ये tanneries से जो पानी, जो chemical factories और tanneries से जो waste निकल के पानी में जा रहा है, which is polluting the Ganga river, eventually the court had to order to shut down these tanneries. So this now right has taken in the form of a remedy as well. कि ये इतनी सारी 5-6 तरह से अब कोर्ट ने इन्वेंट किए रेमेडीज, तो ये 3 केसेस उसका एग्जाम्पल है एक तरह से. जैसे वेल और सिटीजन्स वेलफेयर फोरम के केस में कोर्ट ने अडॉप्ट किया इंटरनेशनल प्रिंसिपल, जैसे सर बता रहे थे, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल एंड पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल. तो पहले ये इंटरनेशनल लेवल पे था, नाउ इट हैज बीन अडॉप्टेड इनटू इंडियाज डोमेस्टिक लेजिस्लेशन एज वेल. सेकेंडली, इंडियन काउंसिल फॉर इन्वायरो लीगल एक्शन, इसमें कोर्ट ने पहली बार एक हाई लेवल पे इन्वायरमेंटल रिमीडिएशन के लिए कॉस्ट पे करने के लिए बोला केमिकल फैक्ट्रीज को. एंड द TN गोदावरमन केस, लाइक आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, इसमें कोर्ट ने कंटिन्यूइंग मैंडेमस इशू किया, जिसमें फॉरेस्ट कंजर्वेशन का ये ओरिजिनली केस था और अभी तक इस पे ऑर्डर्स और हियरिंग्स होती हैं सुप्रीम कोर्ट में. So these were the most fertile years of the Indian Constitution, जिसमें rights और remedies काफी ज्यादा इवॉल्व किए गए. And from doctrine to regulation, talking about, so now all of these were in the form of doctrines कि ये क्या करना चाहिए, कहाँ किस हद तक हमारे पास right है. There are certain cases in which court has taken up the doctrine and converted it into sort of a regulation law, which is also, some people call it judicial activism, because lawmaking is the task of the parliament. But in certain cases when the court felt it was very, very important, the court took up the task of sort of creating a regulation also. For instance, in the case of MC Mehta versus Kamal Nath, court ने बोला कि कोई भी environmental resource cannot be privately owned by someone. It is held in trust by the state for the public of the country. तो यहाँ पे trustee और beneficiary का relationship establish कर दिया कोर्ट ने, जहाँ पे state has a duty of care कि उनको environmental resources protect करने हैं for the citizens of the country. And all these 3 decades of judicial creativity and advanced interpretation which the Supreme Court and the High Courts have done eventually led to the institutionalization of a specialized tribunal, judicial tribunal, which is the National Green Tribunal. It was established as a part of National Green Tribunal Act in 2010. And इसके पहले, इसके पीछे भी काफी सारे जजमेंट्स में आप देखेंगे कि बात हुई है कि there needs to be a separate tribunal जहाँ पे सिर्फ environmental के matters सुने जाएं. Law Commission reports भी हैं जिसमें specifically NGT, not exactly in these terms, but ऐसा बोला गया है कि there is a need, there is a big need, because environmental litigation in India is huge and the Supreme Court and the High Courts keep getting burdened, so there is a need for a specialized tribunal. So I would say now environmental challenges have evolved way beyond the fact that we should not
throw garbage on the street, or we should not burn crackers outside, all of that. Now we have a bigger challenge to deal with, which is the challenge of climate change. It is not anymore a national thing, it has become a global phenomenon, because climate, if in our neighboring country there is some sort of big time pollution, it is obviously going to affect us. There is no borders when it comes to environmental pollution, and accordingly now we have to deal with the bigger issue of climate change. So since I am talking about jurisprudence, ये भी मैं दो cases के form में बता देती हूँ. जैसे कि एक case है MG Ranjit Singh versus Union of India, and there's another case of gene mutation versus Union of India. तो इन दोनों में there is a direct conflict between developmental goals and environmental remedies. तो इस केस में क्या होता है, जैसे ये particular case जिसमें in 2024 the former Chief Justice of India said that now we have a right against the adverse effect of climate change also, not just free environment, free clean air, water. We also have a right against adverse effects of climate change. So this also is now a fundamental right under Article 21. But a case था Great Indian Bustard से related, which is a species which is rapidly becoming extinct. But the case was that when the authorities are putting up renewable energy transmission lines, which are usually overhead, that was affecting the population of the Great Indian Bustard. So now at one hand, renewable energy is also important, because eventually that will also take us away from coal, natural gas and those sorts of energy resources which create pollution. And at the same time, you also have to protect an extinct bird. So by giving this observation, after giving this observation that we have a right against climate change, the court said eventually try to strike a balance between conserving the bird as well as retaining the efforts that were being taken for renewable energy production. And the second case which I mentioned was Gene Campaign versus Union of India. ये भी same year का case है. इसमें gene mutation से related कुछ approvals थे जिससे related ये case था. But इस case में Justice B.V. Nagarathna ने बोला कि there is a right of intergenerational equity. मतलब अगर आप कभी कोई अभी step ले रहे हो और बाद में पता चला कि आगे की generations का right to environment और health affect हो रहा है, वैसे भी कोई step आप नहीं ले सकते. But even if you see here, यहाँ पे genetic mutation of mustard hybrid की बात हो रही थी, तो that was also to secure food security for the future generations. So here also there are two competing claims and both claims have merit. But then now one of these challenges is to balance, how to balance the environmental challenge and how to also not leave developmental initiatives far behind. And coming to just to briefly talk about the other small challenges that we have. So one is the backlog of cases. So despite the inauguration of NGT, even then environmental litigation just keeps on increasing, and there is a certain backlog of cases in different judicial forums. So that is one of the challenges. Second is the legal development. There have been many legal developments in 2023 and 2024 under the Jan Vishwas Act most likely. So these amendments also lead to increased litigation, and sometimes there is sort of a confusion at the level of the implementing authorities, because the law is also a very dynamic phenomenon. So that also poses a challenge. And lastly, on institutional capacity. So be it central, state or private level institutions, all these institutions face certain resource-based challenges, so financial constraints as well as staffing issues. So all I could say is, while talking about jurisprudence, is the judiciary has given a very well-lit path. Now it is up to the institutions, the governments and the civil society to walk on that path and eventually lead to a cleaner and a better environment for all. Thank you. Introducing the Delhi Law Citizen mobile app for the Indian citizens. This app has been specially developed for you as a citizen by the Department of Justice, Government of India, in collaboration with CSC. Through this mobile app, you as an applicant can get free legal advice and assistance from professional panel lawyers of the country in all kinds of disputed matters. Download the Delhi Law Citizen mobile app today. All kinds of disputed matters. Download the Delhi Law Citizen mobile app today.